Hello friends, getting of the day. Welcome back to the chapter Statistical Description of Data. And let us continue our topic. Yes, from the module number 12. So module number 12 से हम continue करते हैं हमारे topic को based on frequency distribution. So frequency distribution क्या है? सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे और बाद में उसके types of frequency distribution समझेंगे. Right? So module number 12 में था frequency distribution table which represents numerical groups and number of observation in each group is called frequency distribution. Table जो represent करता है numerical groups को या number of observation को each group के अंदर में आप represent करोगे उसे कहते हैं हम frequency distribution. मतलब हमने अपने frequency को distribute किया. There are two types of frequency distribution होते हैं. Now जब मैंने बोला टेबल मतलब कि मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर हमारे न्यूमेरिकल ग्रुप्स होंगे. मतलब जैसे हम बोलते हैं हमारे मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हाइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये दो टाइप के होते हैं. पहला है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. So difference between the highest and lowest value of observation is called range. डेफिनेटली रेंज बोलेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन का हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है उसे हम रेंज बोलते हैं. इफ रेंज इज स्मॉल नंबर देन ऑल पॉसिबल नंबर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट आर कंसिडर्ड एंड इट इज कॉल्ड द अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यस, हमारा जो रेंज है अगर वो स्मॉल नंबर का है देन हम सभी पॉसिबल नंबर जो हैं फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट को कंसिडर करते हैं और उसको बोलते हैं हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इन अ सर्वे ऑफ 50 फैमिलीज हमने लिया और हमने फाइंड किया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली कि कितनी फैमिलीज हैं जिनको नंबर ऑफ चिल्ड्रन है. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फैमिलीज और यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हमने ले लिया x और इसको ले लिया f. सपोज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम क्या बोलेंगे? 0, 1, 2, 3 और ऐसे 0 चिल्ड्रन कितने फैमिलीज को हैं? मतलब एक भी बच्चा नहीं है, एक ही बच्चा है, ऐसे कितने नंबर ऑफ फैमिलीज हैं? तो हमने सपोज बोल दिया भाई 0 में 10 फैमिलीज हैं, एक बच्चा सिर्फ 12 फैमिली को है, दो बच्चे सिर्फ 8 फैमिली को है, तीन बच्चे सिर्फ दो फैमिली को है. तो ये हो गया आपका टेबल जो रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल ग्रुप्स को इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो ऑल दैट इज इन अ सर्वे ऑफ 50 फैमिलीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली. तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किसको बोलते हैं? टू द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोला गया है क्योंकि इसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जिसको आप x एंड f है. Now we talk about the group frequency distribution. If range is large than the numerical groups, then they are considered to classify the data is called grouped frequency distribution. रेंज जो है आपका लार्ज है, बड़ा है न्यूमेरिकल ग्रुप्स से, आप उसको कंसिडर करते हो कि आप उसको क्लासिफाई करो डेटा को, तब उसे आप कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल होगा कि जब आप जहाँ पे देते हैं मार्क्स, तो एग्जांपल में भी वही दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन सर्टेन टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स. सो दैट इज आप बोलेंगे भी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा? 45 to 50. और ऐसे इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? दैट इज 0 to 5 में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मार्क्स 0 to 5 के बीच में मिला? तो बोला ऐसा एक ही बच्चा है. 5 से 10 में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मार्क्स मिले? 5 to 10 मार्क्स वाले से कितने स्टूडेंट्स? तो पता चला 3 स्टूडेंट्स हैं.
10 to 15 मार्क्स स्कोर करने वाले ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? तो पता चला 2 स्टूडेंट है। तो जब आप उनको मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं तो उसमें बोलते हैं क्लास। तो जब आपको क्लास और एफ दे दे तो उसे आप बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम बोलते हैं इट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Okay, so now we talk about the type of class intervals, inclusive और discontinuous class intervals. Yes, तो जब मुझे क्लास दे रखा है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, तो इसे मैं बोलता हूँ इट इज एन इंक्लूसिव क्लास। सो इसे हम क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव। और साथ में क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। क्यों डिसकंटिन्यूअस? क्योंकि 19 एंड 20 में कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब ब्रेक आ गया, इसलिए इसको बोला गया डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास आर नॉट इक्वल। सो जो 19 है दैट इज माय अपर लिमिट एंड 20 इज माय लोअर लिमिट, ये कभी भी इक्वल नहीं होते। दोस्तों हम सबसे पहला पॉइंट तो समझ गए कि भाई अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट इज if value of an observation is equal to the upper limit, then the observation belongs to the same interval. The value of observation is equal to the upper limit. अगर मैंने आपको 19 बोला कि 19 टैली मार्क्स बना रहे हो आप, ठीक है, और टैली मार्क्स में मैंने आपको बोला 19, तो 19 का आप टैली मार्क कहाँ बनाओगे? ऊपर बनाएंगे। ओके, तो अब 19 का जो टैली मार्क है कहाँ बनाते हैं? ऊपर बनाते हैं। इट इज सुटेबल टू क्लासीफाई ओनली डिस्क्रीट वेरिएबल। तो जब हम लोग बात करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल तभी उसके सुटेबल होता है। इन द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस इंक्लूसिव क्लासेस आर कन्वर्टेड टू एक्सक्लूसिव। यस, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी कंपैरिजन करोगे या प्रॉपर ऑफ एनालिसिस करते हो तब आपको इंक्लूसिव क्लास को कन्वर्ट करना होता है एक्सक्लूसिव क्लास के अंदर। ओके, एग्जांपल 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, तो ये था हमारा इंक्लूसिव क्लास। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव में क्या होता है? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। क्योंकि अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास मस्ट भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इक्वल होगी, जैसे कि 20 एंड 20 ये इक्वल हुई, यहाँ पे इक्वल नहीं की। ओके, इसलिए इसको बोला था हमने इंक्लूसिव। ये क्या होगा यहाँ पे? एक्सक्लूसिव। If the value of observation is equal to upper limit, then observation does not belong to the same class interval, but it belongs to the next class. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब मैंने 19 बोला था तो मैंने ऊपर टेलीमार्क्स बनाया था, पर जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ 20, तो 20 will not come in above table, it will come in the down table 20 to 30. So that means 20 will be considered over here in the second class. तो ये क्योंकि 10 to 20 में 20 to 30 है, तो 20 will be considered down. It is suitable to classify discrete as well as continuous variable. ऊपर वाला सिर्फ discrete variable में था, exclusive जो है उसे हम discrete as well as continuous variable दोनों में consider करते हैं। In the process of analysis, exclusive class intervals are considered. तो जब भी हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस में आप एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल को ही कंसीडर करते हैं। तो जब भी हमें एनालिसिस करना है तो हमसे किस में होना चाहिए? वो एक्सक्लूसिव क्लास में होना चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट द ओपन एंड क्लास इंटरवल्स। तो इन ओपन एंड क्लास इंटरवल्स के अंदर में लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ लास्ट इंटरवल्स आर नॉट गिवन, देन इट इज कॉल्ड द ओपन एंड क्लास इंटरवल। दैट मींस कि आपको ऐसा दे देंगे लेस देन 10,
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and more than 40. So when they give you less than 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, more than 40, okay, तो आपको more than 40 दे दिया. So lower limit of first interval and upper limit of last interval are not given, हो, then it is called open end class interval कहते हैं. It's suitable to classify the data in which every observations are extremely small and extremely large होता है. तो it is suitable to classify the data कहाँ पे, जब आपके पास very few observations है, extremely small हो या extremely large हो. It is not suitable for analysis. आप इसको analysis के लिए सब के लिए कंसिडर कर सकते नहीं हो. तो एनालिसिस के लिए इन सब क्या समझ में आया कि हमें क्या यूज करना होगा. जब भी एनालिसिस करना होगा तो हमारी जो क्लास है वो हमेशा एक्सक्लूसिव होनी चाहिए. तो दैट इज, जैसे मैंने लेस देन लिखा था, इट कैन बी बिलो 10 आल्सो, एंड इवन यू कैन राइट 40 एंड अबव आल्सो. अगर मोर देन 40 नहीं लिखना है तो 40 एंड अबव भी बोल सकते हैं. तो ये था हमारा ओपन एंड क्लास इंटरवल्स. Now we talk about the class limits, boundaries, width and class mark. Class limit क्या है? Lower class limit. Smaller number of any class is called the lower class limit कहते हैं. तो smaller number हो कोई भी क्लास का तो उसे हम क्या बोलेंगे? LCL, लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं. अपर क्लास लिमिट. ग्रेटर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड अपर क्लास इंटरवल. तो हमारा है UCL. ग्रेटर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स होना चाहिए, उसे बोलेंगे अपर क्लास इंटरवल. चलिए समझते हैं दोनों को एग्जांपल से. आपके पास इंक्लूसिव क्लास है 10 to 19, 20 to 29. एक्सक्लूसिव में है 10 to 15, 15 to 20. आपको फाइंड करना है फर्स्ट फॉर द फर्स्ट इंटरवल में से, मतलब ये 10 to 19 में से एंड 10 to 15 में से. लोअर क्लास लिमिट क्या हो जाएगी मेरी? 10, and my upper class limit will be 19. In this case, my lower class limit will be 10 and my upper class limit will be 15. Now can I talk about the class boundaries? तो smaller number of exclusive class interval को हम बोलते हैं lower class boundary. That means smaller number of exclusive class interval. तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इंक्लूसिव को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में. हम एनालाइज करेंगे प्रॉपर. तो इसीलिए जब मैं इसको इंक्लूसिव क्लास को कन्वर्ट करता हूँ एक्सक्लूसिव क्लास में, इट विल बी रिटन एज 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5. अब ये 9.5 या 19.5 कैसे आया? तो सिंपल है कि आपके पास जो 19 दे रखा है, 19 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो यू विल गेट 19.5. एंड 10 से पहले कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे 9 आएगा ना, 0 to 9. तो 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9.5. तो स्मॉलर नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. स्मॉलर नंबर कौन सा है इसके अंदर? 9.5. तो उसको हम बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री. एंड इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है? 19.5. दिस इज नोन एज व्हाट? अपर क्लास बाउंड्री. चलो क्लियर हो गया. नाउ टॉक अबाउट द लोअर क्लास लिमिट. तो इसके अंदर में आप चाहे लोअर क्लास लिमिट बोलो या लोअर क्लास बाउंड्री बोलो, दैट इज LCB. बराबर है. तो पहली चीज तो अभी करेक्शन कर दीजिएगा कि यहाँ पे जो लोअर क्लास लिमिट लिखा है मैंने उसको आप बाउंड्री बना दीजिएगा. क्योंकि ये बाउंड्री नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिट नहीं बोलते, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री. क्योंकि हम लोग को क्या फाइंड करना है? बाउंड्री. क्योंकि लोअर क्लास लिमिट तो ऊपर आपको दे रखी है. इट इज ऑल्सो अ लोअर क्लास बाउंड्री. ओके. सो फॉर राइटिंग क्लास बाउंड्री इट इज नेसेसरी दैट. तो इसके अंदर में हमारा तो सेम ही रहेगा, 10 ही रहेगा, 15 ही रहेगा अपर क्लास बाउंड्री में. नाउ टॉक अबाउट द क्लास विड्थ और क्लास साइज.
Difference between the upper class boundary and the lower class boundary is called the width of the class interval, और यहाँ पे ये बोल सकते हैं लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल. So length of class interval is equal to होता है UCB minus LCB. What is now length of class interval? That is UCB. आपका हम क्या बोलते हैं UCB को? क्लास अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री बोलते हैं. क्लास मार्क या मिड पॉइंट, एवरेज ऑफ क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज को हम कहते हैं क्लास मार्क. सो क्लास मार्क इज इक्वल टू क्या होता है? LCL प्लस UCL डिवाइडेड बाई 2 और LCB प्लस UCB डिवाइडेड बाई 2, उसको बोलते हैं क्लास मार्क. ओके, चलिए अब हम फाइंड करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज. इन टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज के अंदर में it is defined as ratio of frequencies of class intervals and total of all frequencies. चलिए क्या बोला गया? रेशियो फॉर्म में होना चाहिए, तो आपने रेशियो के फॉर्म में दे दिया. फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल्स एंड टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, टोटल फ्रीक्वेंसी. सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी 1 होना चाहिए. ओके, चलो मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ इसका. आपका क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 6, 4, 4. चलो टोटल कितना होता है? 20. और मुझे फाइंड करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी. तो दैट मीन्स आप क्या करोगे? 2 डिवाइडेड बाय 20, 0.01. पक्का? चलो चेक कर लेते हैं. 2 डिवाइडेड बाई 20 इज 0.1 होता है. 4 डिवाइडेड बाई 20, 4 डिवाइडेड बाई 20, 0.2. 6 डिवाइडेड बाई 20, 6 डिवाइडेड बाई 20, 0.3. 4 डिवाइडेड बाई 20, 0.2. 4 डिवाइडेड बाई 2, 20, 0.2. और अब आप सबको ऐड करोगे तो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 0.2 0.2, so you will get 1. So that is why it has been told that sum of relative frequencies must be क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. Percentage relative frequency, it is defined as percentage ratio of frequency of class intervals and total frequency. परसेंटेज रेशियो बोला मतलब कि वो परसेंटेज में होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई 100 करेंगे आप. तो फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100, मतलब यही चीज सेम चीज अब क्या हो जाएगी? परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. मतलब इन सबको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपने इनको 100 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 10. 0.2 मल्टीप्लाई 100, 20, 30, 20 एंड 20, तो you will get the total 100, right? So that is why it is percentage relative frequency. So it is defined as percentage ratio of frequency of class intervals and total frequency. So frequencies of class interval divided by total frequency into 100. The sum of all percentage relatives frequencies must be 100 होना चाहिए. Now we talk about the frequency density. It is defined as ratio of frequencies of class interval and length of corresponding class intervals. Yes, क्या होना चाहिए? Length of corresponding class intervals. Okay, so I say over here class 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 80, 80 to 90 and 90 to
10, 100. Now you have been given the frequency 2, 4, 6, 8, 2, 4. अब मैं फाइंड करता हूँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या बोलेगी? फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास 2 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग क्लास। तो लेंथ क्या है भाई? 0 से 10 में डिवाइडेड बाय 10, सो दैट वाई इट इज 0.2। 10 to 20 मतलब क्या है आपका? 10 to 20 में 10 क्लास है, लेंथ, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। तो आप क्या करोगे? 4 डिवाइडेड बाई 10 बोल दोगे, तो 0.4। 20 to 40 6 है, तो 20 to 40 में कितना हो गया? 20, तो 6 डिवाइडेड बाई 20। ओके, तो 6 डिवाइडेड बाई 20 करोगे, you will get 0.3। 8 divided by 40, so 8 divided by 40 is 0.2। 2 divided by 10 is 0.2 and 4 divided by 10 is 0.4। अब इसका टोटल नहीं करते, ओके, तो यहाँ टोटल नहीं होगा। जैसे बाकी सब में क्या होता था, हम बोलते थे सम ऑफ ऑल परसेंटेज रिलेटिव मस्ट बी क्या होना चाहिए? 100, या सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए था? 1, राइट। पर इसमें ऐसा कुछ टोटल नहीं होता। So that is, it is used in construction of histogram। तो ये कहाँ पे यूज होता है? इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन केस ऑफ क्लास इंटरवल्स आर ऑफ अनइक्वल साइज। तो जब मेरी क्लास अनइक्वल साइज की होती है हिस्टोग्राम में, तो मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को यूज करता हूँ। किसको यूज करता हूँ? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को यूज करता हूँ। मॉड्यूल 13, ओके। तब हमने जो भी पढ़ा है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, मॉड्यूल 13 में लिखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? अरेंजेस all observations in increasing order, arranges observation in terms of number of groups, या relates to the measurable characteristics। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी रखते हैं, अरेंज करते हैं ऑब्जर्वेशंस को इन नंबर ऑफ ग्रुप्स में भी, एंड रिलेट्स करते हैं मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, the frequency distribution of a continuous variable is known as। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूस वेरिएबल का, उसे हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास जो लाई करता है वो बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कोई भी पर्टिकुलर क्लास हो तो वो हमेशा 0 एंड 1 के बीच में ही लाई करते हैं। Frequency density corresponding to a class interval is the ratio of। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है टू अ क्लास इंटरवल वो कौन से रेशियो में होती है? क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, क्लास लेंथ टू द क्लास फ्रीक्वेंसी, या क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये थे चार। अब इसके फॉर्म से हमें फाइंड करना है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसको कोरस्पॉन्डिंग करती है। तो भाई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग क्लास करती है। तो मतलब लेंथ चाहिए आपको। अब आप ये ढूंढो कि लेंथ किधर मिलता है, तो ऑप्शन बी में दिखता है। सो वी से दैट क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। फिफ्थ, most extreme values which would ever be included in class intervals are called what? तो मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज विच वुड एवर बी इंक्लूडेड इन क्लास इंटरवल में जो कंसीडर करी जाती है उसे कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। द लोअर क्लास बाउंड्री इज। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, हमें ये फाइंड करना है। एंड अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, बराबर। एंड अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, ये सी नहीं आएगा, इट इज अ मिसप्रिंट। या लोअर लिमिट
टू लोअर लिमिट, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, लोअर क्लास बाउंड्री अब किसको बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी, क्योंकि हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। लोअर क्लास बाउंड्री इज क्या, अगर आप जाओगे लोअर क्लास बाउंड्री के अंदर में, बराबर है, तो चलो देखो आप क्या बोलते हो, लोअर क्लास बाउंड्री में स्मॉलर नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द लोअर क्लास बाउंड्री बोलते हैं, है ना, राइट। तो आज अगर हम देखते हैं लोअर क्लास बाउंड्री को भी, बराबर, तो अगर हमने ऑब्जर्व किया तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, चलो देखते हैं लोअर क्लास बाउंड्री को। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या लिखी गई थी, लोअर क्लास बाउंड्री के अंदर में स्मॉलर नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, तो इवन यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं स्मॉलर नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। दूसरा अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 9.5 से 19.5 लिखा था, दैट मीन्स स्मॉलर से बड़ा नंबर गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। और ये क्यों सोचा मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में लिखा था लोअर लिमिट टू लोअर लिमिट, इसलिए मैंने भी सोचा कि लोअर लिमिट से हम अपर लिमिट जाते हैं, इसलिए हमारा क्लास बाउंड्री पॉइंट। क्लियर। 7, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैन बी टर्म्ड एज, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को हम क्या टर्म बोलते हैं, तो दैट इज, क्या वो क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्यूमुलेटिव क्लास है, मतलब लेंथ ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी है, या क्लास फ्रीक्वेंसी से टोटल फ्रीक्वेंसी है, क्या है, तो हम लोग ये देखेंगे, या क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ है, क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ है, या क्लास लेंथ टू क्लास फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में हमने पढ़ा है that it is frequency of class divided by length of corresponding class. So over here also हम लोग क्या बोलेंगे, class frequency divided by, yes, क्या बोलेंगे, टोटल क्लास लेंथ। तो यहाँ पे क्लास लेंथ, टोटल वर्ड तो कभी नहीं आएगा क्योंकि टोटल तो हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे यूज किया है, टोटल नहीं किया है, लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग क्लास लिखा है, इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, ऑप्शन सी, दैट इज क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ। ओके, नाउ मॉड्यूल नंबर 14। सो इन मॉड्यूल नंबर 14 में अगर हम जाएंगे तो क्या लिखा था, बेस्ड ऑन ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वाओ, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्राफ, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। सो ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, तो हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम और कॉलम डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो मतलब कि अब आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, और एरिया डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, और कॉलम डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ogive or cumulative frequency graphs. The graphs of frequency distributions are designed to present the characteristics features of the frequency data. They facilitate comparative study of two or more frequency distributions. The most commonly used graphs are, ओके, तो हमारा जो ग्राफ है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था उसको हमने डिजाइन किया है to present the characteristics features of a frequency data के, ये हमें फैसिलिटेट करेगा, कंपैरेटिव स्टडी देगा ऑफ टू और मोर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें से मोस्ट कॉमनली यूज ग्राफ्स हमारे कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है उसमें से हिस्टोग्राम। तब हम हिस्टोग्राम किसको बोलते हैं, पहले उसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए आपको क्या दिया जाएगा, 0 to 10 दे दिया जाएगा, 10 to 20 होगा, 20 to 30 होगा, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो आपने सबसे पहले मार्क कर दिया था। ओके, तो आपने सबसे पहले जब मार्क किया तब उसके अंदर में 0 दे दिया, 10, 20, 30, 40 एंड 50 हो गया आपका। ओके, फिर आपने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे आपके, तो आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10,
ये रहा, तो उस पर अपने मार्क किया। फिर 10 टू 20 में 20 था, तो 10 टू 20 में अपने 20 को दे दिया। 20 टू 30 में अपने 30 को दे दिया। 30 टू 40 को आपने दे दिया। 40 टू 50 को दिया। 50 टू 60 से आपने ग्राफ बनाया। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। फिर जो हाईएस्ट था, वो हाईएस्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर एंड फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर को आपने ज्वाइन कर दिया। और फिर आपने फ्रॉम हियर दिस पॉइंट, ओके, आपको थोड़ा सा मतलब ये डायग्राम का मैं समझा देता हूँ। तो ये जो लाइन है वो यहाँ से पास नहीं होती है, वो ये लाइन यहाँ से पास होती है फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट से। ये थोड़ा सा डायग्राम में लाइन का प्रेजेंटेशन खराब हो गया है, ओके। और फिर जो ये स्ट्रेट लाइन मिली, दैट इज योर नोन एज नोड। वो कहाँ से पास होगा, तो प्लीज मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वो सर्कल हम यहाँ से पास करते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट से लेके दिस पॉइंट जाएगा, ओके। चल, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। इन दिस मेथड वर्टिकल रेक्टेंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड। तो आपने ये जो लाइन बनाया ना, इसे कहते हैं वर्टिकल रेक्टेंगल्स। दीज आर नोन एज व्हाट, वर्टिकल रेक्टेंगल्स, ओके। तो ये था पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, ऑल रेक्टेंगल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ये जितने भी रेक्टेंगल्स आप बनाते हो, ये सब एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट टू ईच अदर। फोर्थ पॉइंट, width of the rectangle is equal to the size of class interval। तो width of rectangle है, तो यहाँ पे मेरा जो width है वो किसको बोलता है, ये है width। ये जो width है ये क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है कि आपका क्लास इंटरवल कितना है, 10 का गैप है। फिफ्थ पॉइंट, height of rectangle will be proportional to the corresponding frequency। तो हमारा जो height of rectangle है वो किसका है, दिस इज नोन एज व्हाट, height of rectangle। तो हाइट ऑफ रेक्टेंगल जो है वो मेरे को फ्रीक्वेंसी का बताता है। हाइट ऑफ रेक्टेंगल किसका बताएगा, फ्रीक्वेंसी का। तो ये फ्रीक्वेंसी का बताता है। सिक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज एरिया डायग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया डायग्राम भी बोलते हैं। बिकॉज एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल एंड corresponding frequency। दैट मीन्स कि जब मैंने बोला कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो मतलब ये मेरा जो है ये लेंथ हो जाएगा और ये मेरा विड्थ हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ का मतलब होगा जो क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो आप इन शॉर्ट क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई क्लास लेंथ कर रहे हो, तो इसलिए इसको एरिया डायग्राम भी बोला गया। सेवेंथ, इट इज यूज टू फाइंड ग्राफिकल वैल्यू ऑफ मोड। हम इस डायग्राम से मोड को फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब मैं यहाँ से मोड को फाइंड कर सकता हूँ बाई इंटरसेक्टिंग दिस टू हाईएस्ट। जो ग्राफ था उसका कॉमन पॉइंट जो आया उससे, वही चीज हमें इस पॉइंट में बोला गया है। तो मोड जो हम किससे फाइंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। चलो, नाउ वी फाइंड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले आप डायग्राम समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का डायग्राम कैसे बनेगा। एक्सपेंडिचर है 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300। एक्सपेंडिचर है 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500। नाउ you talk about the number of workers, 25, 40, 33, 31, 32, 22, 16 एंड 8। और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है कि आप सबसे पहले तो क्या करोगे, जब आपको बोला गया 100 टू 150, तो आप 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 एंड 600 मार्क कर दोगे। और फिर आप इसका भी क्या करोगे, पहले तो मैंने इसमें देखो ये जो बनाया है बार, दैट इज माई हिस्टोग्राम। पॉलीगन किसको बोलते हैं, तो इसमें ये बोला गया कि आप सबसे पहले तो क्या करोगे, जब आपको मैंने बोला 100 टू 150, तो उसका कितना था, नंबर ऑफ वर्कर्स 25, तो ये उसके मिड वैल्यू पे मार्क होगा। तो मतलब मेरा मिड वैल्यू क्या होगा, 100 एंड 150 का 125। तो 125 पे आप मार्क करोगे 25, इसीलिए वो इधर आया। देखो मेरा रेड डॉट दिख रहा है, अभी मैंने किया
150 एंड 200 बोला तो दैट इज 175, तो 175 दोनों के बीच में आएगा, दोनों के बीच में 44 मार्क करें। 200 से 250 का मिड पॉइंट होगा 225, तो 225 पे मार्क करूंगा 33, तो वो इधर है। 250 से 275 होगा, बराबर है, एंड देन डिवाइड बाय 2 करोगे तो यू विल गेट 275, 275 पे आपने मार्क किया 31। 325 उसी तरीके से होगा, 375 उसी तरीके से होगा, 425 उसी तरीके से होगा, 475। So that means this will be your 325, this will be your 375, this will be for 425, and this will be your 475। तो ये उसके बीच में जा रहा है। ओके, और आपने क्या किया यहाँ पे, लिमिटिंग वैल्यू, अगर लिमिटिंग वैल्यू है मतलब इसको हम एक लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपने जहाँ से स्टार्ट किया वहां पर ही आपको मतलब स्टार्ट करोगे आप, तो मतलब ये स्टार्टिंग देखिए आप डॉट लाइन डॉट 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 लाइन आपने करी है। ओके, देखिए मैं आपको हाईलाइटर से दे रहा हूँ मार्क करते हुए, और सारे पॉइंट्स को फिर आप स्केल से ज्वाइन कर दोगे। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आपको हिस्टोग्राम बनाना जरूरी नहीं है, तो समझाने के लिए हमने बनाया है। अगेन एग्जाम में तो आने वाला नहीं है, तो कोई टेंशन लेना नहीं है, आपको सिर्फ इसके नॉलेज ऑफ थियरी ही पता है। So it is used to represent the frequency distribution. Point number 2. In this method, points are plotted for frequencies. Against देखो points हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं किसके, frequencies को against midpoints of the corresponding class intervals. तो हमने midpoints को ही मार्क किया है। Third, plotted points are joined by line segments. बाद में हमने इन सब को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या था, लाइन सेगमेंट। फोर्थ, इट इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। क्यों? क्योंकि हिस्टोग्राम के बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए हिस्टोग्राम बना के आपको समझाया गया था कि अगर जब ये, क्योंकि ये तो क्या होगा, हवा में था ना, आज आपने ये जो बनाया था ये तो हवा में ही था। अब इसको नीचे जमीन पे तो लाना पड़ेगा, तो जमीन पे लाने के लिए आपने क्या किया था, जो हिस्टोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट था वो 100 एंड 500, इसलिए फिर आपने इसको ज्वाइन किया। ओके, तो ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है वो इसके लिए है। ओके, फिफ्थ, इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू अ मोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम वेरिएबल। तो अगर सेम टाइप के वेरिएबल्स होंगे तो आप कंपेयर कर सकते हो टू या मोर डिस्ट्रीब्यूशंस। चल, we discuss the MCQ. When all classes have a common width, dash can be drawn. When all classes have common width, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं उसके हिसाब से चलिए। An approximate idea of shape of frequency curve is given by is frequency polygon, तो किसको हम frequency polygon बोलते हैं। When the width of a class is same, then frequency polygon has not the same area as the histogram. So whether it is true or false. So when the width of a class is same and frequency polygon has not the same area as histogram, so this is false. क्योंकि जो width of class है वो सेम है, पर जो frequency polygon है has not the same area, तो उसका सेम एरिया नहीं कवर होता है इन हिस्टोग्राम, that is false. क्योंकि frequency polygon has not the same area, ये not नहीं आएगा। Width of the class is same, frequency polygon has the same area as histogram. Now we talk about the module 15 based on cumulative frequency curves और ऊंचाई। Yes, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम बोलते हैं लेस देन ऊंचाई, एंड देन दूसरा होता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब मोर देन वर्ड आएगा तो उसके लिए आएगा मोर देन ऊंचाई,
और जब लेस देन हो तो उसके लिए आएगा लेस देन हो जाएगा। चलिए नंबर 1, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसको यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कर्व obtain less than cumulative frequencies from the given frequencies। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया आई क्यू, दैट इज योर क्लास इंटरवल 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120, 120 से 130। तो इसलिए मैंने एक ऊपर लिखा बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, लेस देन। तो 50 से 60, 60 to 70, 70 to 50 से 60 जब मैंने लिखा तो फ्रीक्वेंसी मेरा जीरो है। 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130। एंड फ्रीक्वेंसीज में हो जाएगा 0 to 5, 12, 31, 39, 10 एंड 10। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 31 is your 50, 50 plus 39 89, 89 plus 10 99, एंड 99 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 103। नाउ अब पॉइंट्स को मैं कैसे प्लॉट करूंगा, क्योंकि पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि व्हाट इज मिस 60, क्योंकि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपने फाइंड किया है लेस देन क्यूमुलेटिव, बट मार्किंग क्या होगी, मोर देन अपर लिमिट में होती है। तो 60 के 0 पे मार्क होगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो 60 का 0 पे मार्क कर दिया आपने, 70 पे 2, तो 70 पे 2, 80 पे 7, 80 पे 7, 90 पे 19, 100 पे 15, 110 पे 89, 120 पे 99 एंड 130 पे 103 आपने मार्क कर दिया। और फिर आप कब क्या करोगे, इन सबको ज्वाइन करोगे और ये प्री कर्व होगा, स्केल से ज्वाइन नहीं होगा। जो ये इस टाइप का डायग्राम मिलेगा उसे हम कहते हैं लेस देन ऊंचाई। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले आप रिप्रेजेंट करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। सेकंड, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कर्व के लिए आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है फ्रॉम द गिवन फ्रीक्वेंसी। थर्ड है कि कंसीडर करो क्लास बाउंड्रीज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड cumulative frequencies on y axis। तो आप cumulative frequencies को y axis पे कंसीडर करेंगे, दिस इज योर CF एंड दिस इज योर क्लास इंटरवल्स। कंसीडर, ओके, प्लॉट द पॉइंट्स फॉर cumulative frequencies against the corresponding upper class boundary के सामने। प्लॉटेड पॉइंट्स आर जॉइंड बाय फ्री हैंड। हमारा जो प्लॉटेड पॉइंट्स है उसको हम ज्वाइन करता है फ्री हैंड कर्व से। इट इज यूज टू फाइंड पार्टीशन वैल्यूज, हम पार्टीशन वैल्यूज को फाइंड करेंगे, क्वार्टाइल्स, डेसिमल्स एंड परसेंटाइल्स। मतलब कि हम ओजाइव कर्व से मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं, क्वार्टाइल्स भी फाइंड कर सकते हैं, डेसिमल्स एंड परसेंटाइल्स भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, ओजाइव कर्व बोला है, मतलब ओजाइव कर्व के लिए आपको मोर देन को ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए मोर देन ओजाइव के बारे में समझते हैं। तो मीन मोर देन ओजाइव के अगर हम समझेंगे तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो क्लास दिया जाएगा उस क्लास से फ्रीक्वेंसी को आप पहले कॉपी कर देंगे। तो 40 से 44, 44 to 48, 48 to 52, 52 to 56, 56 to 60, 60 to 64, 64 to 68। Frequencies has been given to you is 7, 12, 33, 47, 20, 11 and 5। अब हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, पर यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी ऑफ मोर देन। अब मोर देन में क्या होगा कि आप सबसे पहले टोटल करोगे, तो टोटल करोगे तो क्या आएगा, दिस इज 7 प्लस 12 प्लस 33 प्लस 47 प्लस 20 प्लस 11 एंड प्लस 5। ओके, तो इन सबको आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो टोटल जो था आपका वो कितना आया था, 135 आया था। ओके, तो इसीलिए आप देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दोगे, 135 लिख दोगे। फिर अब आप क्या करोगे, 135 में से 7 को निकाल दो।
तो आपने जब 135 में से 7 को निकाला, इसलिए आप क्या बोलोगे, तो 120 रहे। अब आपने 128 में से 12 को माइनस कर दिया, तो यू विल गेट 116। 116 में से 33 गया, तो यू विल गेट 83। 83 में से आपने 20 को निकाल दिया, तो यू विल गेट 36। 30 में से आपने 20 को 36 में से अब आपने 20 को निकाल दिया, तो यू विल गेट 16 आ गया, और लास्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं लोअर लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री बोल दीजिए। तो 40 पे 135, चलो 40 पे 135 मार्क करेंगे, तो 40 पे 135 मार्क होगा सबसे पहले। देन इज 44 पे 128, 44 से 128, 48 पे 116, 52 पे 83, 56 से 36, 60 से 16, राइट, एंड देन 64, 60 पे 16, देन 64 पे 5, ओके, एंड देन लास्ट में क्या आ जाएगा 68, बिकॉज ये क्या होता है 68 टू हम 72 बोलते हैं, बराबर, तो ये क्या होता है सब पे जीरो हो जाएगा, ओके, तो इसलिए 68 पे जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा जीरो, तो 68 पे जीरो, क्योंकि जीरो पे ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड देन यू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम। तो इस टाइप के डायग्राम को हम बोलते हैं मोर देन ऊंचाई। So obtain more than cumulative frequency distribution. Consider the class boundaries along the x-axis and cumulative frequencies on y-axis. Plot the points for cumulative frequencies against the corresponding class boundary के सामने लगाओ. Plotted points are joined by freehand curve से joined होता है, and it is used to find the median. अब मीडियन में क्या होता है जनरली, तो आपके पास अब क्या होगा, ये ग्राफ होगा, इसे कहते हैं लेस देन, इसे कहते हैं मोर देन, तो मोर देन और लेस देन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप बोलते हो मीडियन। क्लियर? चलिए अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं इस पे। तो फर्स्ट एमसीक्यू, टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन एनी गिवन वैल्यू इज यूज्ड। यस, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन एनी गिवन वैल्यू, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The frequency of class 10, 20 to 30 in the following data is, yes, तो 20 से 30 में आपका फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है, एंड आई हैव गिवन यू अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, एंड आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया गया था 5, 13, 28, 34, 38। सो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले क्या आ जाएगा 5, so 13 minus 5 will be 8, 28 minus 8 you will get 20, minus 34 you will get 14 and 4, right? अब आपको किसका फाइंड करना था 20 से 30, तो 20 से 30। अब ना ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो मैंने किया इस तरीके से, ये तरीका एकदम ही गलत है, आप इस तरीके से कभी फाइंड नहीं करेंगे, ओके, ट्राई टू रिमेंबर वन थिंग, दिस वे इज टोटली रॉन्ग। करना क्या है, आपको हमेशा इसमें से इसको माइनस करना होता है, ओके, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे पहले 5 रहेगी, 13 में से 5 को माइनस करोगे तो यू विल गेट 8। अब 28 माइनस 13 करोगे तो यू विल गेट 15। 34 माइनस 28 करोगे तो यू विल गेट 6, एंड 38 माइनस 34 करोगे तो यू विल गेट 38 माइनस 4 करोगे तो यू विल गेट 4। फिर आप टोटल करके चेक करोगे 5 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 4 क्या 38 हो रहा है, ये टोटल रास्ता मुझे रहना चाहिए। जो मैंने किया है ये तरीका बहुत बचे ना है, 100 में से कम 80 स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, मतलब 10 में से 8 स्टूडेंट यही गलती करेंगे कि पहले 5 लिख देंगे,
फिर 13 - 5 क्या 8 आ गया, फिर 28 - 8 करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो ये तरीका गलत है, इसमें मैंने पहले वो तरीका किया। तो सही तरीका क्या है, क्योंकि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं तो आपको क्यूमुलेटिव के नंबर से ही माइनस करना है। अब आप ये चेक करो कि 20 से 30 में कौन सा नंबर है, क्योंकि आपको वही पूछा है 20 से 30। तो 20 से 30 का इज 15, so you will say option C, 15 is the answer. From which graphical representation we can find the partition values? हम partition values कहाँ से find कर सकते हैं? मुझे partition किसको बोलते हैं? Quartiles, decile, percentiles. Ogive curve can be drawn from. तो ओजाइव कर्व है, उसे हम मोर देन टाइप से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड लेस देन टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इन एन ओजाइव कर्व में द पॉइंट्स आर प्लॉटेड। तो आपके इन एन ओजाइव कर्व में आप ये बोल सकते हैं आपके जो पॉइंट्स प्लॉट होते हैं वो ऑप्शन सी है, द वैल्यूज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओजाइव क्या है? ओजाइव क्या है? लाइन डायग्राम, क्योंकि आप सबको ज्वाइन करते हो। Unequal width of class in the frequency distribution do not cause any difficulty in the construction. तो उसे हम बोलते हैं ऊंचाई को। तो unequal width of a classes in a frequency distribution do not cause any difficulty. The graphical representation of a cumulative frequency distribution को हम क्या बोलते हैं? तो जो graphical representation है cumulative frequency का, उसे हम ऊंचाई कहते हैं। Okay. Now we discuss about the types of frequency curve. तो सबसे पहला है बेल शेप कर्व। तो डायग्राम तो आपको दिख ही रहा है बेल शेप कर्व का, कि मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है बेल शेप कर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टाइप हैज लोअर फ्रीक्वेंसी एट द एक्सट्रीम। मतलब ये है लोअर, तो यहाँ पे होगा लोअर फ्रीक्वेंसीज एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये मैक्सिमम होगा यहाँ पे। So distribution of mass, heights, weights, profit, etc. are the examples of the bell-shaped curve. फिर आता है U-shape. So this type of distribution has the lowest frequency at the center. मतलब ये यहाँ पे क्या होगा? Lowest frequency होगा at the center पे, but steadily वो reach करता है maximum पे. वो maximum भी reach करेगा at the two extremities. This is your maximum frequency. So graph of average cost function is an example of U-shaped curve. Average cost function is an example of this. Okay. J-shaped curve. Now जिसे मैं hockey stick भी बोलता हूँ, because ये hockey stick जैसा होता है. If distribution has lower frequency and then steadily decreases, then its lowest and then gradually increases, and then वो reach करता है highest. तो पहले तो क्या होता है, स्टार्ट करता है, फिर वो एक नीचे पॉइंट पे जाता है, नीचे पॉइंट के आने से बाद में वो ऊपर के पॉइंट पे जाता है, then its lowest and then gradually increases and reaches to the highest. Okay, so graph of marginal cost क्या है? That is J-shaped curve. Now we talk about the mixed shaped curve, जिसके अंदर में हम बोल सकते हैं ये बेल शेप्ड हो गया, ये J शेप्ड हो गया, अगेन बेल शेप्ड हो गया, बराबर है, U भी बन गया, तो मतलब सब कुछ ही हो गया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? मिक्स्ड शेप कर्व कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट इज एमसीक्यू में, एक ही एमसीक्यू है इसमें, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कंपनी फॉलोज किसको करता है? ओके, चलो तो सोचो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कंपनीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो प्रॉफिट है कंपनी के, वो किसको फॉलो करेगा? जे शेप को, यू शेप को, बेल शेप को, या एनी ऑफ दिस, किसको फाइंड करेगा? ओके, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है वो फॉलो करता है बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व को। बेल शेप किसको बोलते हैं, राइट। और मैंने यहाँ पे लिखा भी था प्रॉफिट वर्ड, इसीलिए ये बेल शेप कर्व को फॉलो करता है। तो मॉड्यूल नंबर 17 पे चलेंगे, जहां पे आप पढ़ोगे मिसलेनियस, बिकॉज चैप्टर का कंसेप्ट जो था वो खत्म हो गया है, अब हम सब मिसलेनियस पढ़ेंगे। ओके,
चलो, सो डायग्राम्स एंड ग्राफ्स आर टूल्स ऑफ, सो डायग्राम्स एंड ग्राफ जो है वो टूल्स हैं किसके, प्रेजेंटेशन के। पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर, तो हम पाई डायग्राम को कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टोटल, या रिप्रेजेंटिंग क्वालिटेटिव डेटा इन सर्कल एंड रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डेटा इन सर्कल। सो पाई डायग्राम जो है वो यूज होता है कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन में, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। थर्ड, ग्राफ इज अ, तो ग्राफ क्या है, तो ग्राफ जो है एक टाइप का लाइन डायग्राम है। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर शोन इन, तो हमारा जो रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स हम वो किसमें बताते हैं, तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स उसको हम बताते हैं इन लाइन डायग्राम में। चार्ट्स एंड ग्राफ्स आर द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स बाय मीन ऑफ, तो चार्ट्स एंड ग्राफ जो है वो प्रेजेंटेशन है किसके, न्यूमेरिकल फैक्ट्स के, एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो over here we say that the my answer would be all of the above, because symbols भी बताता है, points and lines भी बताता है, and area another geometric forms भी बताता है इसीलिए। next is six, which of the following not two dimensional diagram, तो which of the following are not two dimensional diagram, इसमें से two dimensional नहीं है, so that is multiple bar diagram, क्योंकि हमने पढ़ा था, हम लोग स्क्वायर रेक्टेंगल पाई के बारे में पढ़ेंगे, तो मल्टीपल बार डायग्राम जो है वो वन डायमेंशनल का आता है। सर्कुलर डायग्राम आर ऑलवेज, तो जो सर्कुलर डायग्राम है वो ऑलवेज क्या होते हैं, सर्कुलर यानी सर्कल, टू डायमेंशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू डायमेंशनल डायग्राम, तो इसमें से टू डायमेंशनल डायग्राम कौन सा नहीं है, तो दैट इज लाइन डायग्राम नहीं है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया रेक्टेंगल स्क्वायर पाई को बोलते हैं। अरेंज द डायमेंशंस ऑफ बार डायग्राम, क्यूब डायग्राम एंड पाई डायग्राम इन सीक्वेंस में हमें लगाना है। सबसे पहले आता है बार डायग्राम, दैट इज वन डायमेंशनल, देन इज क्यूब डायग्राम एंड देन इज पाई डायग्राम, तो दैट इज ऑप्शन सी 132, बराबर ना। द मोस्ट appropriate diagram to represent the data relating to the monthly expenditure on different items by a family, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम उस टाइम पे क्या होगा हमें ये फाइंड करना है। तो बहुत सारे हमारे कंपोनेंट्स होंगे उस टाइम पे, और जब बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे इसलिए हम तब क्या बोलेंगे, पाई डायग्राम विल बी मोर सुटेबल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे सेक्टर्स ज्यादा हो, मतलब आइटम्स ज्यादा हो, तब उस टाइम पे प्रेफरेबल जो है वो पाई डायग्राम होता है। अरेंज द फॉलोइंग डायमेंशन, पाई डायग्राम, बार डायग्राम एंड क्यूबिक डायग्राम। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, बार डायग्राम आएगा, उसके बाद पाई डायग्राम आएगा और उसके बाद क्यूबिक डायग्राम आएगा, राइट। तो इसीलिए आपका आंसर तब यहाँ पे क्या जाएगा, 2 1 3 जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू डायमेंशनल डायग्राम, इसमें से टू डायमेंशनल डायग्राम कौन सा नहीं है, तो लाइन डायग्राम नहीं है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मॉड्यूल नंबर 18 पे चलते हैं। ओके, सो मॉड्यूल नंबर 18 में क्या लिखा गया था, मल्टीपल चॉइस। फर्स्ट, if there is an increase in a series at a constant rate, the graph will be, तो ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, a straight line from left bottom to the right top बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है कि if there is a decrease in a series at constant rate पे, तो ग्राफ will be क्या होगा। So if there is a decrease in a series at constant rate पे, आप डिक्रीज हो रहे हैं, तो आपका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम से। यस, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन अ सीरीज एट अ कांस्टेंट रेट, तो ग्राफ विल भी क्या होगा, सो आप ग्राफ बनाओगे और आप डिक्रीज होते जा रहे हो, राइट, फ्रॉम लेफ्ट टॉप, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट टॉप, और ये होगा राइट का बॉटम, और आप नीचे की साइड चलते जाओगे, क्योंकि एट अ कांस्टेंट रेट बोला था, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द आंसर।
द पर्पस सर्व बाय डायग्राम्स एंड चार्ट इज, तो भी क्या पर्पस है डायग्राम बनाने का, चार्ट बनाने का? ओके, सो दैट मीन्स एट दैट टाइम यू कैन से दैट कि भी पर्पस सर्व्ड बाय द डायग्राम्स आर दैट हम अवॉइड करेंगे टेक्सचुअल फॉर्म को, यस हम अवॉइड करेंगे टेक्सचुअल फॉर्म को। दूसरा, टू अवॉइड दिस टेबुलेशन, यस हम अवॉइड करेंगे टेबुलेशन को। सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यस, so we say that option B, all of the above is the answer. Choice of a particular chart depends किस पे करता है? The choice of particular chart जो है वो डिपेंड करता है हमारे all of the above पे, because the purpose of study क्या है, हमारा टाइप ऑफ डेटा क्या होगा, नेचर ऑफ डेटा क्या होगा, तो इसीलिए चॉइस ऑफ पर्टिकुलर चार्ट जो है इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। पर्पस ऑफ स्टडी, टाइप ऑफ डेटा, नेचर ऑफ डेटा, इसलिए हम बोलेंगे ऑल ऑफ द। देन वी टॉक अबाउट द फिफ्थ, which of the following is one dimensional diagram, तो इसमें से कौन सा वन डायमेंशनल डायग्राम है? ओके, तो इसमें से वन डायमेंशनल डायग्राम में मेरा बात, which of the following is a two dimensional diagram? पाई चार्ट, मल्टीपल बार, बार या नन ऑफ देम? तो इसमें से पाई चार्ट है। नन डायमेंशन डायग्राम आर आल्सो नोन एज, यस, ये नन डायमेंशनल डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि कोई डायमेंशन नहीं है। आपको याद है मैंने लिखा था वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, उसके बाद मैंने क्या लिखा था चौथा नंबर, पिक्टोग्राम, मतलब पिक्टोग्राम का कोई डायमेंशनल नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्ड मैंने यूज किया नॉन डायमेंशनल, इसलिए पिक्टोग्राम इज द आंसर। Eighth, year-wise production of rice, wheat and maize of last 10 years can be displayed by, अब किससे डिस्प्ले कर सकते हैं उसको ये बताना है, तो उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल कॉलम चार्ट से। तो ईयर वाइज प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, मेज ऑफ लास्ट 10 इयर्स डिस्प्लेड होते हैं बाय मल्टीपल कॉलम चार्ट से। 9, पिक्टोग्राम आर्ट, तो पिक्टोग्राम क्या है हमें ये फाइंड करना है, दैट इज लेस एक्यूरेट। क्योंकि पिक्टोग्राम में क्या होता है कि आप लोग एक सपोज एक ह्यूमन बींग बना दोगे, या ऐसा एक ह्यूमन बींग बना दिया और बोलेंगे कि ये जो पिक्चर है वो 10,000 पीपल को संबोधित करता है, तो अगर मुझे 20,000 बनाना होगा तो 20,000 के लिए मैं क्या बोल दूंगा? अभी किसी ने बोला कि आपको सिर्फ 2500 बनाना है, तो 2500 के लिए मैं क्या बनाऊंगा, सिर्फ एक सर्कल बना के छोड़ दूंगा, बोले ये 2500। तो मतलब ये क्या था, अगर मैंने बोला 25,555 मेरे को बनाना है, तो उस टाइम पे पिक्टोग्राम कभी बनेगा नहीं, इस चीज को क्या बोला, इट इज लेस। पिक्टोग्राम्स आर शोन बाय, अभी मैंने पिक्टोग्राम को किससे बताया, पिक्चर से बताया, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, पिक्टोग्राम्स आर ऑलवेज शोन बाय रेज, नो लाइंस, नो सर्कल्स, नो, इट इज रिप्रेजेंट बाय पिक्चर, ऐसे हमें पिक्चर से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। 11, पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पाई, तो पाई चार्ट क्या होता है, हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट होगा, और सर्कल से रिप्रेजेंट होगा तो ये सर्कल, इस पार्ट को हम सर्कल बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा। डिवाइडेड बार चार्ट इज गुड फॉर, तो ये किसके लिए गुड है, तो डिवाइडेड बार चार्ट हम जब बनाते हैं तब वो हमें कंपेयर करेगा वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ वेरिएबल रिलेटिंग टू डिफरेंट कंपोनेंट्स टू दी होल, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी, ए एन एच, लो ए एन एच तो है ही नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, बी करना है। ओके, सो मेथड करेक्शन ये है बी, एंड इट इज बी। और आप डिवाइडेड बाय चार्ट जब बनाते हो तब ये कंपेयर करते हो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ वेरिएबल को, एंड साथ में आप उनको रिलेटेड टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द होल भी करते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी, ए एंड बी इज द आंसर। मॉड्यूल 19 पे चलेंगे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। ओके, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा, एक्सक्लूड बोथ द क्लास लिमिट, ये एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास लिमिट, जैसे हम लोग ने बोला था ना 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, तो 20 कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, तो इसीलिए ऑप्शन बी एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास लिमिट करता है। In the construction of frequency distribution, it is generally preferable to have classes of,
तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम लोग जनरली क्या प्रेफर करते हैं कि हमारी क्लास जो है वो क्या होनी चाहिए, ऑफ इक्वल विथ होनी चाहिए। द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं, दो होते हैं। आज हमने स्टार्टिंग में वही पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू टाइप्स। नेक्स्ट, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोलते हैं कि भाई आपने क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास किया, दैट इज नोन एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। नेक्स्ट इज टेली मार्क डिटरमाइन क्या करता है, तो टैली मार्क्स जो है वो हमें बताता है अबाउट द क्लास फ्रीक्वेंसी कि आपने कितने, जब हम लोग टैली मार्क्स बनाते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर इसके आगे में यहाँ 8 लिखा होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। इसलिए टैली मार्क्स मुझे क्या बताता है, क्लास फ्रीक्वेंसी बताता है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपने कंस्ट्रक्शन किया है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वी टेक, हम क्या कंसीडर करते हैं, तो वी कंसीडर द मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू कंसीडर करेंगे क्योंकि क्लास में का मतलब क्या है, मिड वैल्यू। ओके, so for the construction of a group frequency distribution we take class limit या class both a and b या none of this, तो हम लोग क्लास लिमिट्स देते हैं, लोअर लिमिट या अपर लिमिट बात करते हैं। so when upper limit of first class is not equal to lower limit of next class then the class is called, yes, so when upper limit जो मेरी है ऊपर फर्स्ट क्लास इज नॉट इक्वल टू, वो इक्वल नहीं है लोअर लिमिट ऑफ क्लास, नेक्स्ट क्लास में होती है, देन उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, उस क्लास को हम इंक्लूसिव क्लास बोलते हैं। ओके, नाउ अब मुझे फाइंड बोला गया है फॉर द मिड वैल्यूज ऑफ 4 8 12 16 20, तो मेरा फर्स्ट क्लास क्या होगा। नाउ तो मेरे को मिड वैल्यू दे दी गया, तो मिड वैल्यू है 4 8 12 16 20, और मुझे पहली क्लास फाइंड करनी है। तो जो मुझे पहली क्लास फाइंड करनी है दैट विल बी माई 2 to 6 6 to 10 10 to 14 14, फिर आप क्या बोलोगे, 18 एंड 18 19 20 21 22 22। ओके, तो ये होगी आपकी क्लास इसके अंदर में। तो तभी अब आप लोग बोलेंगे फर्स्ट क्लास मेरा कितना था, 4 था, तो 4 है तो 2 to 6 आएगा, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, ऑप्शन सी 2 to 6 इज द आंसर। ओके, कैसे फाइंड हुआ, देखो सिंपल था, 4 एंड 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या है, 8 एंड 12 में 4 का डिफरेंस है, 12 एंड 16 में 4 का डिफरेंस है, 16 एंड 20 में 4 का डिफरेंस है, मतलब आपकी जो क्लास है उसमें 4 का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, मिड वैल्यू हमेशा 4 है, मतलब कि मिड वैल्यू इज 4, मतलब इसके आगे और पीछे 8 है, इसके आगे और पीछे। ओके, तभी मिड वैल्यू है, और आपको लोअर लिमिट फाइंड करनी है, तो मैं नॉर्मली फॉर्मूला क्या यूज करता हूँ, लोअर लिमिट इज इक्वल टू, क्या बोलूंगा, मिड वैल्यू माइनस सी डिवाइडेड बाई। अभी मेरे को लोअर लिमिट फाइंड करनी है, तो मेरा मिड वैल्यू कितना है, 4, मेरा सी मतलब कि क्लास इंटरवल कितना था, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 माइनस 2 विल गिव मी 2, तो मुझे लोअर लिमिट मिल गई 2। अब मैं अपर लिमिट फाइंड करता हूँ, तो अपर लिमिट के लिए है मिड वैल्यू प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, सो अपर लिमिट हो जाएगा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 8, सो 4 प्लस 2, तो कितना आ गया 6, तो इसलिए आ गया यहाँ पे 6 और ये आ गया 2, तो 2 to 6 मेरा हो गया आंसर, इसीलिए मैंने बोला ऑप्शन सी 2 to 6। ओके, in an exclusive type distribution the limits excluded are, तो इन एन एक्सक्लूसिव टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में जो लिमिट्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। कहाँ से एक्सक्लूड करेंगे, फ्रॉम दी अपर लिमिट में से एक्सक्लूड करेंगे। जैसे जब मैं आपको बोलता हूँ 0 to 10 10 to 20, तो 10 हम कहाँ कंसिडर करते हैं, नीचे, दैट इज इन एक्सक्लूसिव टाइप द लिमिट्स एक्सक्लूडेड आर अपर लिमिट, मतलब 10 ऊपर कंसिडर नहीं होता है, वो नीचे कंसिडर होता है। 10, a series showing the set of all distinct values individually with their frequencies is known as, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी हमारी सीरीज है वो शो करती है सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज बताएगी, इंडिविजुअली बताएगी विद द फ्रीक्वेंसी के साथ,
उसे हम बोलेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। A series showing the set of all values in a class with the corresponding frequencies is known as, yes, अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, इट इज अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी जो भी सीरीज होगी वो होगी सेट ऑफ ऑल वैल्यूज की हमारी क्लासेस में, जिसका corresponding frequencies होगा 12 in the lower and upper limits of class 20 and 30 respectively. The midpoint class is what? तो क्या होगा? तो आपको लोअर एंड अपर लिमिट दे दिया 20 एंड 30 और उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। सो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 is 25.5. So your answer is 25.5. हाँ, कैसे पॉसिबल है? 20 प्लस 30 कितना होता है? 50 होता है। तो 50 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 25 आएगा, 25.5 नहीं आता है। ओके, सो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। प्राइमरी रूल्स दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड इन क्लासिफिकेशन। तो हमारा प्राइमरी रूल्स क्या, जिसे हमें ऑब्जर्व करना है क्लासिफिकेशन में? दैट इज एज फार एज पॉसिबल द क्लास शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ होना चाहिए। द क्लासेस शुड बी एग्जॉस्टिव होना चाहिए, मतलब एक्सक्लूसिव बोल सकते हो आप। द क्लास शुड बी ऑफ अनबायसली डिफाइंड। दैट मीन्स अनबायसली का मतलब क्या? दैट इज नॉट ओपन टू more than one interpretation. Then which of the following is correct? अब हमें फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो the primary rules that should be observed in classification is that the classes should be क्या होने चाहिए? Exclusive होने चाहिए, and the classes should be unbiasedly defined होने चाहिए, that is not open to more than one interpretation। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करें तो हमें ये ध्यान रखना है। Mode can be obtained from, ऑप्शन बी, हिस्टोग्राम से ऑब्टेन हो सकता है। 15 when two curves of ogive intersect, the point of intersection, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? तो when two curves of ogive, मतलब ये ogive कर्व इंटरसेक्ट करेंगे तो ये मुझे इंटरसेक्ट करके यहाँ से क्या मिलेगा? दैट इज मीडियन मिलेगा। इसलिए आप मीडियन को क्या बोलते हो? सेकेंड क्वार्टाइल। मीडियन का दूसरा नाम है सेकेंड क्वार्टाइल। 16 the data given below refers to the marks gained by group of students से gain होते हैं। The number of students getting marks more than 30 चाहिए। Okay, so now you have been given that more than 30 marks कितने स्टूडेंट्स को आते हैं। आप तब क्या कर सकते हो? 100 में से 65 को माइनस कर दोगे तो you will get 35। So you can say that option C 35 is the answer, क्योंकि आपको क्वेश्चन है मोर देन 30 चाहिए और मोर देन 30 में यहाँ पे बिलो 65 है, टोटल 100 लोग हैं। इन द टोटल 100 में से अगर मैं 65 को माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट 35, जो मोर देन 30 है। व्हाट इज एक्सक्लूसिव सीरीज? तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है? इन विच बोथ अपर एंड लोअर लिमिट आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लास फ्रीक्वेंसी, इन विच लोअर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लास फ्रीक्वेंसी, या in which upper limit is not included in class frequency. So we say that option C, in which upper limit is not included in class frequency. 18 histogram is suitable for the data presented as। तो हिस्टोग्राम किसमें सुटेबल है डेटा को प्रेजेंट करने के लिए? तो इन अ कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। इन हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल्स हाइट ऑफ बार्स आर प्रोपोर्शन टू। तो जब आपको पता है कि हिस्टोग्राम है और उसमें अपने इक्वल क्लास इंटरवल्स होती है, जो हाइट ऑफ बार होता है वो किसके प्रोपोर्शन होता है? यस, आप एकदम सही सोच रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसीज ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास के सामने होते हैं। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास ऑफ अनइक्वल विड्थ, द हाइट्स ऑफ बार ऑफ अ हिस्टोग्राम ये किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? सो in this we can say that in 20 में, in case of frequency distribution with classes of unequal waveform and height of bars of histograms are proportional है, तो वो हमेशा frequency densities के होते हैं। ओके,
देन एन एरिया डायग्राम इज, तो एरिया डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वन कैन फाइंड द, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड या फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हैं। तो वी से दैट वी कैन फाइंड द मोड, तो हम मोड फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। क्लियर हो गया है? ओके, चलिए चलेंगे आगे। मॉड्यूल नंबर 20, क्लास इंटरवल इज मेजर्ड एज, तो क्लास इंटरवल को हम कैसे मेजर करते हैं, तो क्लास इंटरवल मेजर होता है डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट्स। क्लास इंटरवल ऑफ द पीपल ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा इज, तो क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। तो इन सब इंक्लूसिव क्लास को आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे, तो जब आप कन्वर्ट करोगे तो -0.5 से 9.5, 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, तो इन सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का आएगा, 10 का आएगा। इसीलिए ऑप्शन ए 10 इज द आंसर। A group frequency distribution with uncertain first या last class को क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा, एंड में क्या होगा पता नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ओजाइव फॉर मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इंटरसेप्ट करके हमें क्या बताएगा, मीडियन बताएगा। फॉलोइंग सीरीज इज ऑफ द टाइप, तो मार्क्स दे दिया है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, and number of students है 20, 21, 16, 15, 7 and 3। तो अब इस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज कंटिन्यूअस, क्योंकि क्लास दे रखा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट भी है, कंटिन्यूअस भी है, बोथ ए और बी है। So frequency of a variable is always, सेवेंथ में तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल जो है वो क्या है, एन इंटीजर है। The following frequency distribution is classified as, उसको आप क्या क्लासिफाई करोगे, जब आपको x दे दिया, f दे दिया, 0 1 2 3 4 5 6 दे दिया है, f दे दिया है 2 5 8 10 9 6 3 दे दिया है, so it is known as what, discrete distribution। In an ordered series the data are, ओके। तो ऑप्शन सी में है आइदर ए और बी, बिकॉज इन ऑर्डर सीरीज में हम लोग इन असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकते हैं, इन डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं। तो ये डिसेंडिंग, ये है असेंडिंग, आइदर ए और बी दोनों हो सकता है। टाइप फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, अब इस टाइप की क्लास को हम क्या बोलेंगे, जहां पे आपको 0 to 100, 0 to 200, 0 to 300, 0 to 400, 0 to 400, अब देखो दो बार दे रखा है तो आप क्या करिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, एंड 0 to 500 इज 30। तो इस टाइप की क्लास को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इन लेस देन टाइप, इसे बोलते हैं लेस देन। तो ये लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी हो गई, क्योंकि अगर मैं निकालता हूँ 0 to 100, तो 0 to 100 तो 3 है, पर जब मैं 100 to 200 जाऊंगा तो दैट विल बी 5। जब मैं 200 से 300 जाऊंगा तब 12 -8 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4। फिर मैं 300 से 400 जाऊंगा तो 19 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 7। ओके, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इन लेस देन। नाउ 11th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो 11th में आपको क्या लिखा गया था कि इट इज नेसेसरी टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इन ऑर्डर टू ड्रॉ ए एंड, तो इट इज नेसेसरी कि हम ड्रॉ करें टू फाइंड द फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इन ऑर्डर टू ड्रॉ। क्या ड्रॉ करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे ओजाइव कर्व, क्योंकि ओजाइव कर्व के लिए ही आपको चाहिए होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। नाउ वी टॉक अबाउट द 12th one. If we plot the points of less than type or more than type frequency distribution, तो शेप ऑफ ग्राफ हमें क्या मिलेगा,
तो हमें जो सीख मिलेगा दैट इज ओजाइव कर्व, क्योंकि ओजाइव कर्व भी कैसा है जहाँ पे आप जब लेस देन एंड मोर देन बनाते हो तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, तो वो आपको ओजाइव कर्व ही देगा। विद द हेल्प ऑफ ओजाइव कर्व वन कैन डिटरमाइन, तो वन कैन डिटरमाइन मीडियन, यस, क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल भी फाइंड कर सकता है। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, ऑल ऑफ द अबव। 14 पॉइंट, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे पास है 0 to 50, 0 to 30, 0 to 10, 25, 18 एंड 5, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम इसे बोलेंगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन 10, क्योंकि आपने देखो सबसे पहले क्या लिखा है, 0 to 50 लिखा है, फिर 0 to 30 लिखा है, 0 to 10 लिखा, हाईएस्ट क्या है 25, तो ऊपर हाईएस्ट 25, तो इसको हम बोलते हैं मोर देन 10। ऊपर वाले में क्या था कि आपने सबसे पहले लोवेस्ट लिखा है, क्या लिखा है 3, और दूसरी चीज क्या थी आपने यहाँ पे बोलता है 0 to 100, 0 to 200, 0 to 300, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो 0 to 50, मतलब पहले है 50, फिर नीचे कम हुआ है 30, फिर नीचे कम हुआ है, और ये पॉसिबल सिर्फ हम मोर देन टाइप में ही दे सकते हैं। 15, the following data relates to the income of 90%, income in rupees and number of persons, so आपको ये दे दिया गया है। तो what is the percentage of persons earning more than 2500, तो मोर देन 2500 चाहिए, तो मोर देन 2500 में क्या बोलोगे 20 एंड 25 बोलोगे, तो दैट कम्स टू टोटल 45 होगा। सो अब आप इसका टोटल कर दो, तो 13 प्लस 32 प्लस 20 प्लस 25, तो दैट कम्स टू 90 इनटू 100 करेंगे, सो 45 डिवाइडेड बाय 90 विल गिव यू 50 परसेंटेज, तो 50 इज द आंसर। मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, 16th में लिखा है कि मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, आप किससे ऑब्टेन कर सकते हो मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे लिखा है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लेस देन टाइप ओजाइव एंड नॉन ऑफ दिस। सी तो कहने का मतलब है कि अगर आपको मीडियन ऑब्टेन करना है तो हिस्टोग्राम से तो नहीं होता, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी नहीं होता है, लेस देन टाइप सिर्फ ये बनेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर मुझे मीडियन ऑब्टेन करना है तो मुझे क्या चाहिए, दोनों चाहिए, लेस देन एंड मोर देन, यहाँ पे सिर्फ लेस देन दे रखा है, तो इसलिए मैं क्या मार्क करूंगा, डी, नन ऑफ दिस। 17, from the following data, find the number of class intervals if class length is given as 5. Yes, class length is given as 5, और यहाँ पे आपको करेक्शन करना है और इसे आपको डॉटेड कर देना है, और उसके बाद आपका ये ऑब्जर्वेशन है। तो आपको ये दे दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, आप फाइंड करोगे कितने आप नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स बनाओगे जब आपका क्लास लेंथ 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला है रेंज डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू के का है नंबर ऑफ क्लास, तो मेरा सी कितना है, क्लास लेंथ 5 है, मैंने 5 लिख दिया। अब मैं रेंज फाइंड करूंगा, तो रेंज फाइंड करने के लिए मुझे ये देखना है कि मेरा हाईएस्ट क्या है, लोवेस्ट क्या है। तो चलो लोवेस्ट मुझे दिख रहा है राइट नाउ 46 है, नहीं 41 है, ओके, तो माय लोवेस्ट इज 41। हाईएस्ट कितना है 73, 80 पे आ गए। अब दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 80 माइनस 41 करोगे तो यू विल गेट 39, तो ये रेंज आ गया। 39 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 7.8, तो उसका मतलब होगा 7.8 का मतलब हो जाएगा कि आपको 8 क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। मिड वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड एज, मिड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, क्लास मान बोलते हैं। 19, लेस देन टाइप एंड मोर देन हो जाए मीट एट अ पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो क्या मैंने वापस बोला लेस देन एंड मोर देन, तो हो जाए देंगे 20, if we plot less than and more than type frequency distribution, then the graph plotted is, उस प्लॉट को हम क्या बोलते हैं, उस ग्राफ को हम ओजाइव बोलते हैं। Okay, so over here we have completed our notes of chapter number 14, right? So if you have any doubt regarding to this, you can reach me on 7600828696 पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर and revise this chapter. This chapter is totally based on theory.